प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याकरण का विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, वाक्य जो होता है वो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। यानी सार्थक का अर्थ हो गया उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए, और व्यवस्थित से मतलब है वो क्रमबद्ध होने ज़रूरी हैं। यानी एक वाक्य की क्या होती है ना, सीक्वेंस होती है। जैसे राम खाना खाता है, ये एक वाक्य है, लेकिन खाना राम है खाता, इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो वाक्य का क्रमबद्ध सीक्वेंस में होना भी ज़रूरी है, तभी वो वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य की जो एक पूर्ण परिभाषा होगी वो होगी सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। यानी कोई भी वाक्य जो होगा उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी इसमें मेनली आपका सब्जेक्ट होगा, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ वाक्य है राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा गया वो सब विधेय कहलाएगा। जैसे यहाँ राम खाना खाता है, तो राम तो हमारा उद्देश्य था, लेकिन बाकी क्या बचा? खाना खाता है, ये हमारा विधेय कहलाएगा। तो बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आता है कि उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए, तो उद्देश्य में हमें वह छांटना है जिसके विषय में कुछ कहा गया है, यानी सब्जेक्ट हमारा कर्ता, और बाकी बचा जो वाक्य होगा वो हमारा विधेय कहलाएगा। कई बार बड़े वाक्य भी आ जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट का विस्तार होता है, कर्ता का विस्तार भी मिलता है। जैसे हम वाक्य लेते हैं, नेता देश की सेवा करते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य हो गया नेता, और देश की सेवा करते हैं वो हो गया हमारा विधेय। अगर हम यहाँ देशभक्त शब्द जोड़ दें कि देशभक्त नेता देश की सेवा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता होगा अब वो बड़ा हो गया है, उसका विस्तार हो गया है। तो देशभक्त नेता वो हमारा उद्देश्य, और बाकी जो बचेगा वो हमारा विधेय कहलाएगा। तो उद्देश्य छांटने का एक तरीका भी है बच्चों, इसमें नोट करके मैंने डाला हुआ है। कौन, किसने, क्या, इन शब्दों को आप क्रिया के साथ प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उद्देश्य कौन सा है, और बाकी बचा हुआ विधेय। जैसे यहाँ पर भी देखिए राम खाना खाता है, कौन खाता है? राम। तो राम हमारा उद्देश्य है, और बाकी जो बच गया वो हमारा विधेय कहलाएगा। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से देशभक्त नेता देश की सेवा करते हैं, कौन करते हैं देश की सेवा? देशभक्त नेता। तो देशभक्त नेता हमारा उद्देश्य हो गया, बाकी विधेय। तो उद्देश्य विधेय छांटने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप कौन, किसने, क्या, इनका प्रयोग करके आराम से उद्देश्य और विधेय छांट सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक। विधानवाचक यानी एक सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। यह वाक्य बहुत छोटा सा रहता है, अधिकतर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रिया आपको मिलेगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है रवि पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया जो है बहुत ही सामान्य रूप से घटित हो रही है, तो ये एक विधानवाचक का उदाहरण है। दूसरा होता है निषेधवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो। यानी निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आपको नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा जो नहीं की सेंस देते हैं। जैसे रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है, सिगरेट मत पियो। तो यहाँ पर नहीं और जो मत हैं ये निषेध का बोध करा रहे हैं, इसलिए निषेधवाचक वाक्य हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए। बच्चों, ये वाक्य भी बड़े ही आसान होते हैं, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है।
जैसे यहाँ दिया है क्या रवि पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद आता है बच्चों आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक यानी संदेह का बोध कराने वाला, तो यानी जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट होती है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें भी हिंट है बच्चों, इसमें शायद या संभवतः इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनका प्रयोग अगर वाक्य में दिखता है तो आप संदेहवाचक लिख सकते हैं। इसमें कार्य की क्या है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जैसे शायद रवि पुस्तक पढ़े। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रवि पुस्तक पढ़ेगा, शायद लगने के कारण यहाँ संभावना बन गई है। संभवतः वर्षा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वर्षा हो, संभवतः लगने के कारण वर्षा होने की संभावना है। तो ये हिंट वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। शायद, संभवतः ये वाक्य में मिलते हैं जो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। पांचवा है हमारा है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है बेटा, संकेत किया जाता है, यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। और इसमें हमारे हिंट वर्ड हैं यदि, तो। कई बार स्टार्टिंग में यदि नहीं लगा मिलेगा, लेकिन बीच में तो आता ही आता है लगभग। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। कई बार वाक्य कैसे होंगे, तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो यदि लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाक्य को ध्यान से देखें तो इसमें एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है। यानी अगर वो मेहनत करता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यानी उसका पास होना उसके मेहनत करने पर निर्भर था। तो जब वाक्यों में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। बहुत सारे उदाहरण और आप भी ले सकते हैं। यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी की जान बच जाती। यदि मैं स्टेशन समय पर पहुंच गया होता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य मिलेंगे बेटा जो संकेतवाचक में आते हैं। उसके बाद छठा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है इच्छा का बोध हो रहा है। इच्छा, आशा या आशीर्वाद देने का बोध होता है। जैसे पहला वाक्य है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो जिस वाक्य में इच्छा दिखाई दे वो इच्छावाचक कहलाएगा। सबका कल्याण हो, यहाँ पर ये ऐसी आशा या कामना की जा रही है कि सभी का भला हो। चिरायु रहो, दीर्घायु रहो, ये इसमें आशीर्वाद दिए जाते हैं ऐसे वाक्यों में। तो बच्चों जब वाक्यों में इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो तो वे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। सातवां है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। नाम से ही पता लग रहा है कि आज्ञा देने का बोध होता है, यानी जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, आज्ञा मीन्स ऑर्डर, अनुमति, तो इसमें अनुमति देना भी हो सकता है, या प्रार्थना का बोध होता है, निवेदन करने का भी, तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इधर आओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ बहुत सारे वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाओ, बैठ जाओ, ये सब आज्ञावाचक में आएंगे। आप जा सकते हैं, ये अनुमति देने का बोध करवा रहे हैं। कृपया इधर आइए, यहाँ प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो कई यहाँ पर कृपया शब्द अगर आपको वाक्य में दिखाई देता है तो बच्चों समझ जाना कि वो आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रार्थना के लिए ही हम कृपया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिकतर इसमें क्रिया जो है आज्ञावाचक में आओ, जाओ, खाओ, लिखो, इस तरह से प्रयोग की जाती है। उसके बाद बच्चों आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानी, सरप्राइज। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, अब आश्चर्य विस्मयादिवाचक का मतलब ये नहीं है कि केवल आश्चर्य से संबंधित वाक्य होंगे, यानी इसमें कोई भी भाव हो सकता है। और इन वाक्यों की पहचान होती है कि इसमें अधिकतर विस्मयादिबोधक शब्द जो है वो फर्स्ट लेटर रहता है, पहला स्टार्टिंग में ही लेटर वो रहता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका अरे या शाबाश। तो बच्चों इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें आपको आरंभ में ही ये शब्द दिखाई देंगे और उनके बाद में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह वो लगा हुआ है।
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाक्य में यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है इस प्रकार का, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह इसको हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विस्मयादिवाचक वाक्य अगर आएंगे तो उसमें पहला जो एक शब्द होगा वो किसी भाव का बोध कराएगा। जैसे अरे राम तो आ गया है, अरे का जो प्रयोग है आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। शाबाश, तरक्की करते रहो, ये प्रशंसा सूचक है। जब कोई अच्छा काम करता है तो वहाँ पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादिवाचक वाक्य में बच्चों इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे जो आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा, नफरत ऐसे भावों का बोध कराएंगे, तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 8 भेद हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। फिर आपको कोई वाक्य देकर ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। इसके अलावा बच्चों आपसे वाक्य परिवर्तन भी करवाया जा सकता है। मान लो एक सरल वाक्य, आपको एक विधानवाचक वाक्य दे दिया कि राम खाना खाता है, और आपको कहा जाए कि इसको निषेधवाचक बनाइए, तो आपको क्या बनाना है? राम खाना नहीं खाता है। अभी बच्चों हम एक ही वाक्य को देखो सभी तरीके से बदल कर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक वाक्य ले लेते हैं, यहाँ पर यही जो इसमें दिया हुआ है, रवि पुस्तक पढ़ता है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। अब इसको निषेधवाचक में बदलना है तो हमें क्या करना है? नहीं लगा देना है, रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है। और अब हमें उसको अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या रवि पुस्तक पढ़ता है? तो ये प्रश्नवाचक बन गया। संदेहवाचक में शायद रवि पुस्तक पढ़े। अगर उसको संकेतवाचक बनाना है तो क्या बनाता? यदि रवि के पास पुस्तक होती तो वह जरूर पढ़ता। तो यहाँ पर यदि और तो का प्रयोग करके इस तरीके से हमने वाक्य बना दिया है। एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है। यदि रवि के पास पुस्तक होती तो वह जरूर पढ़ता। इच्छावाचक, काश रवि पढ़ता या रवि पढ़ना चाहता है। आज्ञावाचक, रवि पुस्तक पढ़ो। विस्मयादिवाचक, अरे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये विस्मयादिवाचक बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें वाक्य परिवर्तन भी आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ये वाला विषय सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।